न्यूज, सच जरूरी है। 90 साल पहले ही 52 ओबीसी थे, उसके बाद गिनती क्यों नहीं हुई? जातिगत जनगणना की आज पूरी राजनीति हम समझाएंगे। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। 9 साल हो गए, आप मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया क्या? दिल्ली की सरकार में 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग के, और वो भी छोटे छोटे काम करने में लगे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ओबीसी बात करनी है ना, तो फिर काम की बात करिए। खोखले शब्द मत दीजिए। आर्थिक ताकत देनी है, राजनीतिक ताकत देनी है तो सेंसस के डेटा को पब्लिक कीजिए, 50% कैप को हटाइए, और जो दलित और आदिवासी वर्ग है उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। ये अगर आप ये नहीं कर सकते हो, परे हट जाइए, हम कर देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में ये बात कही थी जो आपने अभी सुनी है। सरकार के महिला आरक्षण विधेयक लाने के बाद से जातिगत जनगणना की मांग फिर जोर पकड़ रही है, यानी फिर मजबूत हो रही है। आखिरी बार जातिवार जनसंख्या की गिनती में 1930 में हुई थी, तब देश में सिर्फ 52 आबादी ओबीसी की थी। इसके बाद से इसकी गिनती नहीं हुई, और अगर हुई भी तो इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी। आप देख रहे हैं देश की दिशा और दिशा। 80 के दशक में जातियों पर आधारित कई क्षेत्र में पार्टियों को भरा हुआ माना गया था। इन पार्टियों ने सरकारी शिक्षण संस्था और नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर अभियान चलाया था। इसी दौरान जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण की सबसे पहली यूपी में बसपा के नेता कांशीराम ने की थी। भारत सरकार ने साल 1980 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया। मंडल कमीशन ने ओबीसी के लोगों को लेकर आरक्षण देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को 1990 में उस वक्त के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया। इसके बाद से ही देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किए। साल 2010 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे ओबीसी नेताओं और मनमोहन सरकार पर जातिगत जनगणना करने का दबाव बनाया गया। इसके साथ ही पिछड़ी जातियों के कांग्रेस नेता ने भी ऐसा चाहते थे कि जातिगत जनगणना की सूची तैयार हो। मनमोहन सरकार ने 2011 में सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना यानी SECC करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने 4,390 करोड़ रुपए का बजट बनाया। 2013 में ये जनगणना पूरी हुई, लेकिन इसमें जातियों का डेटा आज तक के सार्वजनिक नहीं किया गया है। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना करवाई थी तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। SECC का डेटा 2013 तक के जुटाया गया। इस प्रोसेस करके फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है। तब तक के सत्ता ही बदल गई और 2014 में केंद्र में मोदी सरकार का दावा बढ़ गया। 2014 के बाद से जुलाई 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी करने का वादा भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि डेटा में 44 लाख कास्ट सब कास्ट है। इस राज्य सरकार को भेजकर क्लब करने को कहा, और इसके अलावा जाति आयोग का उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी जो इस कास्ट का डेटा क्लासिफाई करेगी। जब ये पूरी कार्रवाई हो जाएगी तो इस डेटा को सार्वजनिक किया जाएगा। 2016 में जातियों को छोड़कर SECC का बाकी डेटा मोदी सरकार ने जारी कर दिया। चूंकि कमेटी के इस सदस्यों का नाम तय ही नहीं हुआ और इस वजह से कभी मीटिंग भी नहीं हुई, इसलिए जनगणना में जुटाए जातीय के आंकड़े जस के तस पड़े हैं, यानी जारी ही नहीं हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 1930 की अंतिम जातिगत जनगणना की जातियों की कुल संख्या तब 4,444 थी। SECC 2011 में 44 लाख विभिन्न जातियां दर्ज कराई गई, जबकि देश में इतनी जातियां होना नामुमकिन है। सरकार ने कहा कि संपूर्ण डेटा सेट खामियों से भरा हुआ है। इस वजह से रिजर्वेशन और पॉलिसी डिसीजन में इस तरह का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जातिगत जनगणना के सामने मोदी सरकार के अब तक के 3 तर्क है। महाराष्ट्र के उद्धव सरकार पर
उद्धव ठाकरे के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन लगाई थी। इसमें केंद्र सरकार का बैकवर्ड क्लास सिटीजन यानी बीसीसी यानी पिछड़े वर्गों का डेटा कलेक्ट करने के निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि 2021 में जनगणना में जब ग्रामीण जातियों के जनगणना हो तो भारत में पिछड़े वर्ग के नागरिकों की सही स्थिति सामने आ सके। इस याचिका में केंद्र सरकार ने अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी पर एसईसीसी 2011 के दौरान जुटाए गए डेटा को सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने 23 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सामाजिक और आर्थिक जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। उद्धव सरकार की पिटीशन पर केंद्र सरकार ने अपना एफिडेविट इन 3 मेन बातों पर रखी थी। पहला, यह एक पॉलिसी डिसीजन है, इसलिए अदालतों को दखल नहीं देना चाहिए। दूसरा, जाति आधारित जनगणना करना व्यवहारिक नहीं है। तीसरा, प्रशासनिक नजरिए से भी ऐसा करना बेहद मुश्किल है। अब आप ही एक बार सोचिए कि सच में ये नामुमकिन था या फिर इतना हार्ड था कि सार्वजनिक ही नहीं आ पाया। अब सवाल तो फिर से यही आ रहा है कि जातिगत जनगणना से मोदी सरकार बचती क्यों दिखाई दे रही है। मंडल कमीशन के बाद राजनीति में बड़ी संख्या में बहुत ही मजबूती क्षेत्रीय दलों का उभरा हुआ, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में। आरजेडी और जेडीयू ने बिहार में और सपा ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी के मसले को उठाया और ओबीसी वोटरों का जबरदस्त समर्थन पाने में सफल रहे। हकीकत में तो ओबीसी वोटर की ही बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों का प्रमुख समर्थन बनाए गए। पिछले कुछ चुनाव में जब ओबीसी वोटरों ने बीजेपी की लोकप्रियता जब बढ़ी, तब बीजेपी उत्तर भारत के अनेक राज्यों में उनकी ये लुभाने में सफल रही। इसलिए बीजेपी ने भले ही ओबीसी पर अपनी पहुंच बनाकर चुनावी लाभ तो उठा लिया, लेकिन इस बीच उनका समर्थन उतना मजबूत नहीं रहा जितना उच्च वर्ग और उच्च जातियों के बीच में है। सीएसडीएस के संजय कुमार के मुताबिक बीजेपी का जातिगत जनगणना के कतरने का मुख्य कारण का यह डर है कि उनकी जातिगत जनगणना हो जाती है तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के केंद्र सरकार और नौकरियां और शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी कोड में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाएगा। बहुत हद तक के संभव है कि ओबीसी की संख्या उन्हें केंद्र की नौकरियों में मिल रही है, मौजूदा आरक्षण में कहीं अधिक हो सकती है और यह मंडल 2 जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है, जो कि बीजेपी को चुनौती देने का एजेंडा तलाश रही होगी। क्षेत्रीय पार्टियों के नया जीवन भी मिल सकता है और यह डर भी है कि ओबीसी की संख्या भानुमति का पिटारा भी खोल सकती है, जिसे संभालना थोड़ा मुश्किल जाएगा। और माना तो ये भी जाता है कि बीजेपी को इस तरह की जनगणना से यह डर है कि इससे आघाड़ी जातियों के उसके वोटर्स नाराज हो सकते हैं और इसके अलावा बीजेपी का परंपरागत हिंदू वोटर बैंक इससे बिखर सकता है। संजय कुमार कहते हैं कि मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए होने की वजह से ओबीसी वोट को नाराज होने से बचाना बड़ी चुनौती होगी। कई सर्वे इशारा करते हैं कि बीजेपी ने ओबीसी जातियों में तेजी से पैठ बढ़ाई है। 2009 के आम चुनाव में बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिले थे, जो कि 10 साल में 2 गुने हो जाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 44% वोट मिले थे। वही क्षेत्रीय पार्टियों का हिस्सा 2009 में 42% वोटों से घटकर 27 रह गया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद कदवई कहते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना की बात संवेदनशील का मामला है और हमारे देश में अभी तक के इतिहास रहा है कि अगर इस तरह की जनगणना होती है तो इस आधार पर आरक्षण की और दूसरी चीजों की मांग होने लगेगी और ये संख्या के आधार पर होगा तो प्रेशर पॉलिटिकल के काम पर आने लगेगा और कांग्रेस और बीजेपी जैसे मुख्य राजनीतिक दलों की एक दुविधा है, वो कि पिछड़े अल्पसंख्यक और वंचित समाज के वोट चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ वो फॉरवर्ड क्लास का समर्थन भी उन्हें खोना पड़ सकता है और इसी वजह से बीजेपी भी इन सब से बचना चाहती है। आज की राजनीतिक खेल खड़ा और पेल पड़ाव पर इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक नई राजनीतिक गतिविधियों को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए देश की दिशा और दशा में।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।